हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है वापसी। मैं जब कॉलेज से घर लौटा तो बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा मिला। अंदर खाने की टेबल पर कॉपी से फाड़े गए कागज पर लिखा था, अब और नहीं सह सकती, हमेशा के लिए अपने घर जा रही हूँ। वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को पाल लेंगे। कल जो विवाद हुआ था यह उसी का परिणाम था। माना कि विवाद उग्र हो उठा था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अपना घर छोड़ दे। मधु के साथ शादी को 5 साल हो गए हैं। लव मैरिज की थी हमने, जिसे दोनों परिवारों ने स्वीकार नहीं किया था। हम दोनों नैनीताल में एमएससी में क्लास फेलो थे। जाति बंधन तोड़कर अनजाने ही एक दूसरे के दिलों में जगह बनाई थी। घर वालों के तमाम विरोध के बावजूद। मैं सुबोध पिछड़ी जाति का था और मधु शुद्ध ब्राह्मण। मैं मानता हूँ कि इस तरह से उसने मुझे पाने के लिए कहीं ज्यादा त्याग किया था। मुझे याद है, फाइनल ईयर के अंतिम दिनों में कॉलेज के पीछे पहाड़ की आड़ में धुंध से लिपटी मधु अलगाव के डर से सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने घर वालों का सम्मान और अरमानों का गला घोंटकर आपको चुना है। कभी मुझसे अलग मत होना। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उसे बाहों में भरते हुए मैंने दिलासा दिया। साथ ही यह वचन भी दिया कि उसकी खातिर अपने घर वालों को भी छोड़ दूंगा। डिग्री लेने के बाद मधु अपने घर चली गई और मैं अपने, लेकिन कभी फोन पर और कभी कभी नैनीताल में आकर हम दोनों मिलते रहते। बाद में मधु कॉन्वेंट स्कूल में टीचर बन गई और मैं राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरर। दोनों के घर वालों ने हम दोनों की दृढ़ इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छाओं को दबा डाला और कुछ विरोध करने के बाद विवाह कर दिया। लेकिन यह ताना देने से भी नहीं चूके कि कर लो अपनी मर्जी, दोनों को इसका परिणाम भुगतना होगा। हम अपने भावी संबंधों की मजबूती को लेकर आश्वस्त थे, इसलिए इन तानों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। साथ रहने के लिए मधु ने अपना स्थानांतरण मेरे पास करवा लिया। सोचा था कि हम दोनों आनंद का जीवन गुजारेंगे। हमारे बेटे कृष्णा के आने के मौके पर परिवार वालों के साथ बातचीत शुरू हो गई। मुझे भी होम सिकनेस ने आ घेरा। उनके प्रति मुझे अपने कर्तव्य याद आने लगे। बीच बीच में मैं घर भी जाने लगा और वो लोग भी आने लगे। इस पर मधु ने थोड़े दिनों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे उसके मुंह से विरोध के स्वर फूटने लगे। आखिर कब तक चलेगा ये? मेरे परिवार के लोग हैं, कोई गैर नहीं, उनका अधिकार है मुझ पर। लेकिन आपने तो कहा था कि उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। जब आपके घर वाले डेरा डालेंगे तो मेरे घर वाले भी जब तक जी चाहेंगे यहाँ रुकेंगे। यह मेरा घर है, जिसे चाहूंगा वही आएगा। हिम्मत हो तो रोक के देख लीजिए मेरे घर वालों को। मधु ने जल्द ही इस धमकी को चरितार्थ भी कर दिखाया। कारण पहले मेरे भैया भाभी और बच्चे आ गए। जिद में मधु ने अपना पूरा परिवार बुलवा लिया। दोनों परिवारों में तनातनी तो पहले से ही थी। जून के पूरे महीने खींचातानी बनी रही। जब स्कूलों के खुलने का समय आया तो दोनों परिवार लौटे, लेकिन महीने भर जो घुटन मैंने महसूस की थी वह उबलकर बाहर आ ही गई। थोड़ा सब्र करके बुला लेती तो क्या बिगड़ जाता? अपनी जिद करके ही मानी तुम। पिछले साल की छुट्टियों का हिसाब लगा लो। तुम्हारे ही घर वाले पड़े रहे। न जाने क्या दुश्मनी है मेरे घर वालों से। तुमसे ज्यादा यह मेरा घर है। मेरे घर वाले आएंगे, तुम उन्हें रोक कर देखो। धीरे धीरे दोनों परिवारों का जमघट लगने लगा। कभी कभी तो दोनों परिवार एक ही समय पर आ जाते। तब हम दोनों में अघोषित युद्ध और बढ़ जाता। अतिथियों के जाने के बाद तो घर में कई दिनों तक वाक युद्ध चलता रहता। ऐसे ही दोनों परिवारों के सदस्यों के आने जाने से उपजे तानों व नोकझोंक में समायोजित करते करते 5 साल बीत गए। हमारे बीच चल रही तकरार अम्मा, बाबूजी और परिवार के दूसरों लोगों से छुपी नहीं रह सकी। पिछले रविवार को जब मैं घर गया तो बाबूजी, अम्मा और बड़े भैया बोले, कैसे जिएगा ऐसे? यह औरत तो तुझे बर्बाद कर देगी। पीछा छोड़ा जैसे भी हो। इससे तो अच्छा है कि तू यहीं रहकर आ जाकर नौकरी कर ले। आने जाने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन कम से कम मन की शांति तो मिलेगी। मैं चुप रहा। मन में इन बातों को लेकर जब वापस मधु के पास लौटा तो वह नाराज बैठी थी। घर में कदम रखते ही बरस पड़ी। पड़ गई कलेजे में ठंडक। सबने जी भर कर मेरी खूब बुराइयां की होंगी। उन्हीं के पास रहना था तो शादी क्यों की? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो घर में जीना हराम कर रखा है। अगर वो लोग अपनापन न देते तो कभी का मर गया होता। तो रहते उन्हीं के पास, यहाँ आए ही क्यों? तुम क्यों नहीं चली जाती? रात दिन मम्मी पापा रटती रहती हो।
हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली जाओ, मुझे भी शांति मिलेगी। मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कृष्णा और नौकरी की खातिर ही टिका हूँ। मैं बिगड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर ही खाना खाकर जब देर रात घर लौटा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। मधु बेडरूम में लेटी थी। पता नहीं उसने खाना खाया था या नहीं। खिसियाहट में मैंने पूछना गंवारा भी नहीं समझा। इसी विवाद से उपजे क्रोध को मधु ने दूसरे दिन मायके जाकर चरितार्थ कर दिया। एक सप्ताह तक मधु की कोई खैर खबर नहीं मिलने पर घर उजड़ा उजड़ा सा लगने लगा। सारी दिनचर्या ही बिगड़ गई। हार कर बाबूजी और अम्मा के पास चला गया और वहीं से आ जाकर नौकरी करने लगा। अपना घरौंदा छोड़ने पर उदासीनता इतनी बढ़ गई कि उसमें दिया बत्ती करने के लिए भी जाने की इच्छा नहीं हुई। जब मैं अपने परिजनों के बीच पहुंचा था तो घर भरा पूरा लगा था। बड़े से पुश्तैनी घर में थे तो 3 परिवार, अम्मा बाबूजी, बड़े भैया और उनसे छोटे भैया, लेकिन तकरीबन मिला जुला सा माहौल था। इस तरह से अर्ध संयुक्त परिवार था। सब मेरे लिए आंखें बिछाए बैठे थे। कुछ दिनों बाद दशहरा और दिवाली की छुट्टियां भी पड़ गई थी। बड़ी जीजी अपने तीनों बच्चों के साथ आ गई थी। मुझे लगा कि जैसे रौनक आ गई हो। सब मुझे अक्सर बहलाते रहते, अच्छा किया जो यहाँ आ गया। ऐसी पत्नी मिली है कि इसकी किस्मत ही फूट गई। अब यहाँ आराम से रह। मैं इतनी आत्मीयता पाकर आत्मविभोर हो उठा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ की उपजाऊ जमीन कुछ ही दिनों में बंजर होने वाली है। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। छुट्टियाँ शेष बचने के बावजूद जीजी ने कहना शुरू कर दिया, अम्मा मुझे जाने दो, वह पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। बच्चों के बिना तो एक पल नहीं रह पाते, वगैरह वगैरह। सबके आग्रह को अनदेखा करके वह चली गई। बड़े और छोटे भैया भी अपने परिवारों की रूटीन में रम गए। ऑफिस से आते तो सीधे भाभी और बच्चों के पास चले जाते। बच्चों को झूले या ट्राईसाइकिल पर बैठाकर जब तक बहला नहीं लेते वे पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसा देख मुझे कृष्णा की याद सताने लगी। मैं अक्सर भाइयों, भाभियों और बच्चों के बीच हंसी ठिठोलियां देखता, लेकिन उनमें शामिल भी तो नहीं हो सकता था। उनके गहरे व्यक्तिगत आनंद में दखल देना ठीक भी तो नहीं। ऑफिस से आता तो बरामदे पर पड़ी खटिया पर बैठ जाता। बड़ी और मंझली भाभी तभी खाना पीना करती जब उनके पतियों की मर्जी होती। मुझे जल्दी खाने की आदत थी, लेकिन भाभियां अपने पतियों को ताज़े फुलके खिलाने के लिए टाइम बे टाइम खाना बनाती। अम्मा बाबूजी का परहेजी खाना वे पहले बनाकर उनके कमरे में पहुंचा देती, जिसे खाकर वे दोनों सो जाते। मैं घर में अम्मा बाबूजी के बगल वाले कमरे में बेवजह ही लोटता पोटता रहता। करीब 4 महीने हो गए हैं मुझे मधु से अलग हुए और अपना घर छोड़े हुए। 1 माह पहले कॉलेज से अवकाश मिलने पर उस घर में गया तो लगा कि खंडहर में आ गया हूँ। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर उखड़ी पपड़ी, सीलन और बदबू। अम्मा बाबूजी के बड़े घर में सबको अपने अपने घरौंदों की चिंता थी। अम्मा बाबूजी, बड़े भाई भाभियाँ और बड़ी जीजी सभी अपना घर संवारने में लगे हैं। मेरा अपना घरौंदा कहाँ खो गया? यह प्रश्न मेरी आत्मा को चीरने लगा है, पल पल खाया जा रहा है। मैं मधु अभी अपने पति प्रमोद का घर छोड़कर 3 साल के बेटे कृष्णा के साथ मायके आई हूँ। शादी के बाद रोज रोज की कलह से तो ये होना ही था। आज सुबह बहस की हद से तंग आकर जब मैंने फोन पर मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने तुरंत घर आने को कहा। छोड़ ऐसे आदमी को, हमने तो पहले ही समझाया था बेटा, तू यहाँ आ जा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे घर पहुँचते ही भैया ने कृष्णा को गोद में ले लिया। मेरा राजा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। भाभी भी उसके गाल चूमने लगी। थोड़ी देर तक सुबोध को सब कोसते रहे। क्या हम अपनी बेटी को पाल नहीं सकते? क्या समझता है वो अपने आप को? ऐसी सीधी और होनहार लड़की मिल गई तो दिमाग चढ़ गया, वगैरह वगैरह। माहौल शांत होने पर मैं चाय पीने के बाद छत पर चली गई। नीले आकाश में 2 पंछियों का जोड़ा उड़ रहा था। दोनों में कितना प्रेम था। शादी से पहले हम दोनों भी तो ऐसे ही थे। पक्षियों के प्यार ने पल भर में मुझे पुराने दिनों में पीछे धकेल दिया। उस दिन की खुशी को मैं संभाल नहीं पा रही थी जिस दिन तमाम विरोधों के बाद सुबोध मुझे ब्याहने आए थे। मुझे याद आ रहा है एक दिन जब हम दोनों कड़कड़ाती ठंड की रात में कॉलेज के एक लेक्चरर के घर बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए थे। लौटते समय एकांत में हम एक पुलिया की मुंडेर पर बैठ गए। ठिठुरता देख उन्होंने मुझे बाहों में बांध लिया।
इससे पहले कि ठंड तुम्हें जकड़ ले, मैं जकड़ लेता हूँ। मैं कसमसाई तो बंधन और कसता चला गया। उस सुखद अनुभूति को मैं आज तक नहीं भूल सकी हूँ। हम आगे बढ़े तो उन्होंने अपना ओवरकोट मुझे पहना दिया। मैडम, अमूल्य निधि हो तुम, कितने जन्म लिए होंगे तब तुम्हें पाया है। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। मुझे कुछ हो जाए कोई परवाह। उनके शब्दों को बीच में ही मैंने अपनी हथेली से उनके मुंह पर रखकर रोक दिया। आपको कुछ हो इससे पहले मैं मर जाना चाहूंगी। क्या दिन थे वो। घंटों नैनीताल की झील के किनारे पर खड़े होकर पेड़ों और पर्वतों को निहारना, कभी ठंडी सड़क पर धुंध में खो जाना, कभी भोवाली रोड पर कत्थई घास पर पेड़ों के नीचे बैठे रहना। और अब कहाँ खो गया वो सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आता कि विवाह के बाद क्या लड़की के परिवार वालों और संबंधियों से रिश्ता नाता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। क्या पति को यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी, बच्चों और घर को अपनी मिल्कियत समझे और इस बात का फैसला करे कि पत्नी के परिजन आएंगे या नहीं। लेकिन सुबोध ने यही सब तो चाहा है और किया भी है। नहीं तो मैं अपना बसा बसाया घर छोड़कर मायके क्यों आती। आखिर तानाशाही और तानों को भी कोई कब तक सहेगा। विवाह से पहले सुबोध ने क्या क्या वादे नहीं किए थे। तुम रानी बनकर रहोगी, दोनों परिवारों का कोई भी व्यक्ति हमारे प्यार के घरौंदे में घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस समझौते से मुकर गए। वह अक्सर अपने परिवार के बीच जाने लगे और उनके घरवाले भी जब तक हमारे परिवार में हस्तक्षेप करने लगे। मजबूरी में मैंने उस दिन मम्मी पापा और भैया भाभी को बुला लिया। वह सुबह आए और शाम को चले गए। उन्होंने सुबोध को काफी समझाया भी, लेकिन उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाला। अब तुम अपने घर वालों से मुझे प्रताड़ित कराओगी। मैं दबने वाला नहीं हूँ, घर का मालिक हूँ। तो मैं भी अब और सहन नहीं करूँगी। आप अपनी जिद दिखाओगे तो किसके पास जाऊंगी। वे मुझे अपने प्राणों से अधिक चाहते हैं। वो आएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आप मुझे। मैं तकिए पर औंधा सिर रखकर रोने लगी। अब नौटंकी शुरू कर दी। इन शब्दों ने मेरे आंसुओं की धार को और तेज कर दिया। सारी रात मैं रोती रही। दूसरे दिन मैं मायके आ गई। कुछ दिनों बाद सुबोध भी अपने परिजनों के पास चले गए थे। यह मुझे एक परिचित से पता चला। मैं मम्मी पापा के घर से बस से जाकर नौकरी करने लगी, लेकिन यहाँ कुछ ही दिनों में अपनापन खोने सा लगा। पापा, भैया और भाभी तीनों नौकरी करते थे। सुबह चले जाते, शाम को लौटते। बच्चों को मम्मी और नौकरानी संभालती थी। एक दिन भाभी काम से लौटी तो नौकरानी पर बरस पड़ी। क्या हाल बना रखा है बच्चों का, ठीक से देखभाल नहीं कर रही हो। अगर 2 की जगह 3 बच्चे हो गए हैं तो पापा से कुछ पैसे बढ़वा लो, लेकिन लापरवाही मत बरतो, समझी। और मधु, तुम भी तो काम कर सकती हो, थोड़ा तो सहयोग तुम्हें भी देना चाहिए। मैं चुप रही। मैं भाभी के बदले व्यवहार को देख हतप्रभ थी। एक दिन जब भैया घर आए तो उनके हाथ में लटकी थैली में आम देखकर कृष्णा जिद करने लगा। भैया ने थैली मेरी तरफ बढ़ाई तो बीच में ही भाभी ने ले ली। एक छोटा आम देते हुए बोली, कई दिनों से बच्चे कह रहे थे, उनके लिए तो ये भी कम पड़ेंगे। मधु, तुम भी तो बाहर जाती हो, कभी कभार कुछ चीजें ले आया करो। उनकी बात से उतना दुख नहीं हुआ जितना भैया के चुप रह जाने से हुआ। न जाने क्यों सुबोध का चेहरा मेरी आंखों में तैर गया। घर में सबके अपने अपने कमरे थे। मेरे लिए अम्मा बाबूजी के कमरे के पास स्टोर को खाली कर जगह बनाई गई थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही खर्चे में खींचातानी होने लगी। सीधे मुंह तो नहीं, लेकिन गाहे बगाहे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती कि घर में व्यय और मिलजुल कर काम करना संभव नहीं रह गया। मैंने बिना किसी को कुछ कहे अपने कमरे और उसके सामने कॉमन बरामदे में अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर ली। जिस घर में पैदा हुई पली बड़ी, उसी में बेगानी खाना बदोश सी जिंदगी हो गई थी मेरी। अपनेपन के सारे रिश्ते न जाने कहाँ गुम हो गए। कहाँ खो गया मेरा अपना घरौंदा, जहाँ तकरार और रूठने मनाने में भी आनंद आता था। शनिवार को हाफ डे था, इसलिए मैं दोपहर में ही स्कूल से आ गई। कल रविवार है और उसके अगले दिन तीज का पर्व। भैया भाभी पकवान बनाने में जुटे थे। तीज की तैयारियां चल रही थीं। मुझे पूछा तक नहीं, अपना बैग स्टूल पर रखकर कमरे में जाकर सो रहे कृष्णा के पास बेड पर औंधी लेट गई। थोड़ी देर में सुबोध की यादें घेरने लगीं। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। सो रहे कृष्णा का चेहरा देखा, लगा जैसे सुबोध लेटे हैं। अचानक मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया। उठकर हाथ मुंह धोया और जरूरी सामान बैग में रखने लगी।
कहीं जाना है? बरामदे में आकर मम्मी ने पूछा। सोच रही हूँ अपना घर संभालूं। वहाँ अकेले रहोगी? परेशानी होगी तुम्हें, मम्मी ने कहा। उनके स्वर में अब वो खनक नहीं थी जिसके सहारे उन्होंने मुझे अपना घरौंदा छोड़ यहाँ आने को कहा था। मम्मी, खाली घर भूतों का डेरा बन जाता है। हवा धूप मिलती नहीं, सीलन और बदबू से जर्जर होने लगता है। 2 दिन की छुट्टी है, सोचा थोड़ा संभाल आऊं। कृष्णा भी जाएगा? मेरे बिना कैसे रहेगा? सबको परेशान करके रख देगा। मैं जानती थी कि जब अपनी लाडली से कुछ ही दिनों में सब उकता गए तो कृष्णा तो उनके लिए एक बोझ ही बनता। मम्मी के साथ हो रही बातचीत भैया भाभी भी सुन रहे थे। अपना ख्याल रखना बेटा, भैया ने भाभी की उपस्थिति से डरते हुए इतना ही कहा। मुझसे नजरें न मिले इसलिए भाभी काम की व्यस्तता में रमी रहीं। जाने की कुछ खास तैयारी नहीं करनी थी, असली तैयारी तो करनी थी मन को, और वह इस कैद से उड़ने को तैयार बैठा था। जब मैं अपने घर के पास पहुंची तो शाम घिर आई थी। रिक्शा छोड़ आगे बढ़ी तो अचंभित हो उठी। घर का आंगन साफ सुथरा था, कमरों की लाइटें भी जल रही थीं। बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा था, इसका मतलब कोई यहाँ रह रहा था। कोई क्यों, सुबोध रह रहे होंगे। दूसरी चाबी तो उन्हीं के पास थी, फिलहाल किसी काम से बाहर गए होंगे शायद। अपनी चाबी से ताला खोलकर मैं जब अंदर गई तो अंदर की सुंदर व्यवस्था को देखते ही रह गई। बेडरूम में साइड में रखे स्टूल पर कृष्णा के साथ सुबोध और मेरा वह फोटो सलीके से रखा था जिसे मेरे घर छोड़कर जाने से पहले हुए विवाद के दौरान सुबोध ने क्रोध में सोफे पर फेंक दिया था, और मैंने भी उसे उठाना गंवारा नहीं समझा था। सोते कृष्णा को बेड पर लेटाकर मैं भी उसी के बराबर लेट गई। लगा जैसे घर की दरों दीवारें मेरे आने से खिल उठी हों और मुझे अपने आलिंगन में लेने को आतुर हों। कितना अंतर था, मायके के घनिष्ठ संबंधी कितने अजनबी थे, और इस घर की हर चीज में जैसे आत्मीयता बसी हो। मन में उमड़ते भावों से आंखों में आए पानी में बहुत सी सुखद यादें तैर गईं। तभी कॉलबेल ने मुझे चौंका दिया। दरवाज़ा खोला तो सामने सुबोध खड़े थे। करीब 4 महीने बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों ही कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रह गए। मुझे विश्वास था कि जिस तरह मैं अपने घर वापस आ गया हूँ उसी तरह तुम भी अपने घर जरूर लौटोगी, इसलिए पूरे घर को सजाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबोध ने मुझे अपने बाहुपाश में बांध लिया और मैं भी उनकी बाहों में सिमटती चली गई। आंखों में खुशी के आंसू लिए यह सोचने लगी कि यह कौन सा रिश्ता था जो मुझे अपने माँ पिताजी और भाई के रिश्ते से अधिक मजबूत और आत्मीय लग रहा था। वाकई में दोस्तों, अपना घर अपना ही होता है। कहीं भी आप कितने भी खुश रहें, लेकिन जो मन की शांति अपने घर में आकर मिलती है वह कहीं और महसूस नहीं की जा सकती। इस कहानी पर अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।